मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास विषय को लेते हैं। और जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने इल्तुतमिश के बारे में पूरी कहानी सुनाई और जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने कवर किया। तो आज हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। क्या देखेंगे? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी मतलब मात्र कितना? 10 साल। और इस 10 साल में जो होते हैं 4 शासक बनते हैं और इन चारों शासकों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है यह जानना है। इल्तुतमिश के बाद उसका 4 उत्तराधिकारी हुआ, 5वां भी उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन 5वां जो उत्तराधिकारी हुआ उसको कठपुतली बना दिया गया। और जो शुरू के 4 हुए उसको तो कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, मरवा दिया गया, जिस तरीके से हो मतलब उसकी हत्या करवा दी गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इल्तुतमिश। ई का बात है सर। तो इल्तुतमिश ने जिस तुर्काने चहलगामी का गठन अपने शासन प्रशासन में सहायता के लिए किया था, वहीं बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में वहीं लोगों का जो महत्वाकांक्षा था वही काल साबित हुआ। इल्तुतमिश योग्य था, इसलिए वो 40 सरदारों के दल पर कंट्रोल कर पाया, लेकिन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसके वजह से ये 40 सरदार मिलकर के उनके उत्तराधिकारी का वध करता रहा। यहाँ पे यह ध्यान देना है, ये 4 जो उत्तराधिकारी हैं इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले फिरोज शासक बनता है। फिरोज शाह ये 1236 में आता है, जाता है, 6-7 महीना मात्र शासन करता है। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है ना, ये 1236 में से लेकर 40 तक शासन करती है। और रजिया के बाद जो तीसरा शासक बनता है वो बनता है बहराम शाह। यह जो बनता है 1240 में और 42 तक शासन करता है। उसके बाद आपको आता है चौथे नंबर पे मसूद शाह, ये बनता है 1242 में और 46 तक शासन करता है। उसके बाद 5वें नंबर पे भी एक उत्तराधिकारी है जिनका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ये 1246 से लेकर बलबन के शासक बने, यानी 65 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 4 शासक हैं इनको हमने क्या बताया? बलि का बकरा। क्या बताया? बलि का बकरा। और ये जो थे कठपुतली थे, किसके हाथ के? तो बलबन के हाथ के। ठीक है, तो ये बलि का बकरा आखिर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, ये चारों जो शासक थे ये दुर्बल थे, अयोग्य थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं हुआ जो तुर्काने चहलगामी पर नियंत्रण रख पाता। साथ में तुर्काने चहलगामी के जो भी सदस्य थे वे काफी महत्वाकांक्षी थे, लेकिन यहाँ यह देखिएगा क्या कि आखिर जब ये लोग दुर्बल थे तो वो लोग काहे नहीं शासक बन गया? तो वो लोग इसलिए शासक नहीं बना क्योंकि केकड़ा वाला हाल था। तो तू बन में तो हम काहे ना बने? तो मतलब यह तुर्काने चहलगामी के जो सदस्य लोग थे उन लोगों में भी आपसी एकता नहीं था। राजा को कमजोर करने के लिए एक हो जाते थे, लेकिन आपस में कौन राजा बने इसका निर्णय वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब महत्वाकांक्षी थे। मतलब जिस तरीका से एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा टहनियां खींच लेता है, उसको नीचे गिरा देता है, फिर दूसरा चढ़ेगा तो तीसरा खींच लेगा। यही हाल था, समझे? इस वजह से जो है इन चारों का कत्ल तो कर दिया गया, एक के बाद एक का कत्ल किया गया, लेकिन
जब राजा बनने की बात आती थी तो 40 सरदार में फुट पड़ता था और फाइनली इल्तुतमिश के ही वंश के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था। ठीक है ना, इस तरीका से चार हुई। लेकिन जो पांचवा शासक था ये भी उसी का तरह से राजा बना था, लेकिन इसने शासक बनते ही पूरा हथियार डाल दिया और बलबन जो था उन 40 तुर्कान चालगामी के सदस्यों में सबसे बुद्धिमान, योग्य, तेज तर्रार था। उसने धीरे धीरे जो है तुर्काने चहलगामी के सारे सदस्यों को या तो सफाया कर दिया या कमजोर कर दिया, और कुछ लोग तो अपनी मौत भी मर चुके थे। इसलिए इसके समय में तुर्काने चहलगामी का एकमात्र जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार था वो बलबन था। इसलिए बलबन ने इसके शासन काल में पहले तो अपने आप को मजबूत किया और फिर जैसे मजबूत हो गया इसको हटाकर खुद 1265 ईस्वी में सत्ता संभाल लिया। तो हमने आपको एक रफली अभी बताया है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक के बाद एक शासक के बारे में। तो जैसा कि हम आप लोग को बता रहे हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु से पहले का बात हो जानिए। इल्तुतमिश चाहता था कि उसका बड़ा बेटा भी था नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। ये सबसे योग्य था, बड़ा था, है ना। तो 1229 ईस्वी में ही इसकी मौत हो चुकी थी। इसके वजह से इल्तुतमिश जो है बहुत संकट में फंस गया था कि अब हम अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएं, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद से जो छोटा था वो था फिरोज, और ये जो फिरोज था ना ये बिल्कुल अयोग्य था, विलासी था, इस तरीके का इसका आचरण था। ऐसे परिस्थिति में इल्तुतमिश और जो बाकी बेटा लोग था, पुत्र लोग था, वो अभी बच्चा था, यानी अल्प वयस्क था। ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश के पास एक ही रास्ता था कि वह अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाए। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब बेवजह ही रजिया को सुल्तान चुन लिया था। सबसे पहले तो उसके पास कोई दूसरा योग्य बेटा नहीं था, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार इल्तुतमिश जब ग्वालियर पर अटैक करने गया था ना, तो दिल्ली का शासन सत्ता जो है रजिया के हवाले सौंप के गया था कि हम जा रहे हैं अटैक करने, तुम यहाँ का शासन प्रशासन देखना। और रजिया ने बड़ी बखूबी तरीके से इल्तुतमिश की अनुपस्थिति में दिल्ली का शासन संभाला था। इससे इल्तुतमिश को विश्वास हो गया था हमारा बेटा एक योग्य बेटा था, वो तो मर गया है, बाकी फिरोज अयोग्य है और जो पुत्र हैं छोटे हैं। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने जो है एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसको अपना उत्तराधिकारी चुना, रजिया सुल्तान को चुनता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इल्तुतमिश की मृत्यु जैसे होती है, इल्तुतमिश की मृत्यु से अगर हम पहले की बात थोड़ा सा देखें तो रजिया को जैसे ही सुल्तान उसने घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसके कारण होता क्या है कि एक तरह से दरबार में फूट पड़ जाता है। सबसे पहले तो यहां ध्यान देना है कि जो इल्तुतमिश का जो जीवित में सबसे बड़ा बेटा था वो था फिरोज, और उसकी मां का नाम था शाह तुर्कान। मां का नाम क्या था? शाह तुर्कान। इनको काफी तकलीफ होता है कि रजिया को क्यों अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बनाया, क्यों नहीं मेरे बेटा को उसने अपना उत्तराधिकारी चयन किया। तो वो षड्यंत्र करना शुरू कर देती है और तुर्काने चहलगामी के सदस्यों के साथ मिल करके, है ना, पूरा एक तरह से वोट बैंक जो है अपने फेवर में कर लेती है। इसके साथ ही अगर यह देखें कि जो ये क्या बोलते हैं इल्तुतमिश का जो मेन सबसे बड़ा जो सलाहकार था, जो उसका जो मेन दाहिना हाथ था, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी जो प्रधानमंत्री भी था इल्तुतमिश का। यह भी जो है ना, यह भी इल्तुतमिश के इस फैसले से खुश नहीं था कि रजिया सुल्तान बनेगी। क्यों? क्योंकि रजिया एक स्त्री थी, इस वजह से। तो जुनैदी फेवर में नहीं था, तुर्काने चहलगामी के अधिकांश लोग फेवर में नहीं थे। अब ध्यान दीजिए, रजिया चूंकि स्त्री थी इसलिए इस्लाम धर्म के जो मुख्य उलेमा वर्ग थे वे लोग भी रजिया के विरोध में थे।
मतलब इल्तुतमिश का जो निर्णय था उसका एक तरफा निर्णय था। यह निर्णय जो था वो शासन प्रशासन को ध्यान में रख के किया गया था। इल्तुतमिश का निर्णय गलत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उलेमा वर्ग असंतुष्ट थे, प्रधानमंत्री जुनैदी असंतुष्ट था, है ना। उसके बाद उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम शाह तुर्कान था, जिसका बेटा फिरोज था। शाह तुर्कान असंतुष्ट थी। तो इन सब वजहों से जैसे ही 1236 ईस्वी में, है ना, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसके तुरंत बाद शाह तुर्कान जो है क्या करती है कि तुर्कान चहलगामी, उलेमा, प्रधानमंत्री जुनैदी, इन सबों के साथ मिल करके आनन फानन में अपने बेटा को राजा घोषित करवा देती है। इस तरह इल्तुतमिश के बाद अगर परीक्षा में सवाल पूछे कौन राजा बना तो आपका जवाब होगा फिरोज राजा बना 1236 ईस्वी में। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि फिरोज जो था एक अयोग्य, दुर्बल, विलासी शासक था, है ना। इसलिए जैसे ही यह राजा बना, शासन का सारा काम किसके हाथों में आ गया? उसकी मां शाह तुर्कान, मतलब मां जो थी उसकी शाह तुर्कान, उसने जो है शासन सत्ता संभाल लिया। शाह तुर्कान को भय था कि अगर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी और भी बहुत से लोग थे, है ना, परिवार के लोग, अगर वो जिंदा रहते हैं तो कभी भी मेरे बेटे के ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए एक के बाद एक करके वो परिवार के बच्चे तक को मरवाना शुरू कर देती है। साथ ही शासन प्रशासन में इतना ज्यादा हस्तक्षेप करती है कि सामंत, इक्तादार, तुर्कान चहलगामी वर्ग के लोग, उलेमा वर्ग के लोग, सभी लोग नाराज हो जाते हैं। किससे? शाह तुर्कान के हस्तक्षेप से, है ना। तो इस बात आगे बढ़ती है कि इसी बीच क्या होता है, कुछ जो है इक्तादार विरोध कर देते हैं, और जब इनका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिरोज राजमहल से निकलता है उनके विरोध को दबाने के लिए। यही रजिया के लिए एक सुअवसर था। उसी समय रजिया, शुक्रवार का दिन था, नमाज का दिन था, वो लाल वस्त्र धारण करती है और दिल्ली के मस्जिद में जाकर के वहां के लोगों से अपने पिता के किए वादे को याद दिलाती है कि उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन दरबारियों ने षड्यंत्र करके उसे अपना उत्तराधिकारी मतलब राज्यारोहण नहीं होने दिया। फलतः दिल्ली के लोगों ने जो है रजिया का पूरा साथ दिया। इस अवसर पर रजिया ने शपथ लिया कि यदि मैं शासिका बन गई और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निर्वहन कर पाई तो मैं अपना सर धड़ से अलग कर दूंगी। दिल्ली की जनता खुश हो गई और दिल्ली की जनताओं के सहयोग से फाइनली जो है रजिया 1236 के अंतिम में जो है सुल्ताना बन जाती है। इस तरीके से बहुत कम समय में ही फिरोज का शासन समाप्त हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो दिल्ली की शासिका बनती है, अब तक के लेक्चर से आप लोग यह बात समझ गए होंगे कि रजिया को सुल्तान बनाने में इक्तादारों का कोई हाथ नहीं था, मतलब सामंतों का, मतलब तुर्काने चहलगामी का कोई हाथ नहीं था। साथ ही उलेमा वर्ग भी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। तो रजिया सुल्तान बनी किसके सहयोग से? तो दिल्ली की जनता के सहयोग से 1236 ईस्वी में रजिया शासिका बन जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रजिया किसकी मदद से सुल्तान बनी, है ना? तो दिल्ली की जनता की मदद से बनी। अब बताइए, वो दरबार में जो रहती थी, यहाँ से वो शासन करती थी, जिनके बीच वो बैठती थी, सब उसके दुश्मन थे कि नहीं थे? लेकिन ये सारे दुश्मन कुछ समय के लिए चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करते तो दिल्ली का जनता जो था किसके साथ था? रजिया के साथ था। इसलिए रजिया का वो लोग विरोध कुछ समय के लिए नहीं किए। किंतु यहां ध्यान रखना है कि रजिया ने भी अपने व्यवहार में, अपने वस्त्र वेशभूषा में, अपने आचरण में, सब चीजों में परिवर्तन कर लिया। वो जो है मर्दाना वस्त्र पहनने लगी, मर्दों वाला वस्त्र पहनने लगी, घुड़सवारी करने लगी, शिकार खेलने लगी, है ना? और खुले मुंह जो है
दरबार में जाने लगी। उलेमा को लगा ये महिला हम लोग को चुनौती दे रही है, थोड़ा भी सम्मान नहीं दे रही है। रजिया को पता था कि ये उलेमा, ये सामंत कभी भी हमको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनकी शक्ति को दाबने के लिए एक के बाद एक, जैसे सबसे पहले अगर याद हो, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जुनैदी प्रधानमंत्री थे उनको जो है पद से हटा देती है। उसके बाद वो एक के बाद एक जो भी अधिकारी हैं सबको हटा देती है। और ध्यान देना है यहाँ पर अभी वो तुर्क लोगों पर भी विश्वास कम करती है और गैर तुर्क लोगों को जो है नियुक्ति करना, गैर तुर्क लोगों को, है ना, को नियुक्ति करना शुरू कर देती है। ठीक है, गैर तुर्क लोगों को। इस क्रम में जो रजिया जो है ना, मलिक, एक नाम दे रहे हैं याद रखिएगा, मलिक एतगिन, मलिक एतगिन को जो है अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद देती है। साथ ही अल्तुनिया, दूसरा नाम है अल्तुनिया। अगर 3 वो नाम है उसको याद नहीं रखिएगा तो कहानी समझ में नहीं आएगा। रजिया ने पूर्व के सामंतों की शक्ति को तोड़ने के लिए अपने नए वफादार लोगों का नियुक्ति करना शुरू करती है। इस क्रम में उसने जो है मलिक एतगिन को अमीर हाजिब का पद देती है, अल्तुनिया को जो है भटिंडा का सूबेदार बना देती है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि रजिया के पतन में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का है। रजिया ने कितना विश्वास करके इन दोनों को नियुक्त किया था, लेकिन बाद में इन रजिया का जो पतन होगा देखिएगा इनका नाम आएगा फिर से एतगिन का, अल्तुनिया का नाम आएगा। इन दोनों के साथ ही रजिया ने जो है एक हवसी जिसका नाम है मलिक याकूत, काफी इंपॉर्टेंट नाम है मलिक याकूत, उसको जो है मलिक याकूत को अमीर आखुर, अमीर ए आखुर, जैसा कि जानते हैं अश्वशाला का ये प्रधान, अश्वशाला का प्रधान का पद था, है ना। तो अमीरे आखुर किसको नियुक्त करती है? मलिक याकूत को। मलिक याकूत जो था रजिया का विशेष कृपा पात्र था। ऐसा माना जाता है कि रजिया को घोड़े पर बैठाने के समय वो अपने हाथों का सहारा देता था। इसलिए कुछ इतिहासकार जो है ना मलिक याकूत और रजिया के प्रेम संबंधों की भी चर्चा करते हैं। यह सवाल भी पूछा हुआ है रजिया का प्रेमी कौन था, तो मलिक याकूत था। किंतु यहां ध्यान देना है मलिक याकूत का प्रेम संबंध जो है वो बताते हैं ईसामी, एक इतिहासकार है जिनका नाम है ईसामी, वो बताते हैं कि रजिया का मलिक याकूत से प्रेम संबंध था, जबकि मिनहाज उस सिराज उन दोनों के संबंध को बिल्कुल निष्कलंक बताते हैं, है ना। जबकि ईसामी कहता है दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। जो भी हो, ये 3 नाम है, क्या ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य सहयोगी थे रजिया का, जिसको रजिया ने स्वयं अपने तरफ से नियुक्त किया था। एक मलिक एतगिन अमीर हाजिब का पद दिया था, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया था, मलिक याकूत को प्रारंभ में अमीर आखुर बनाया, अमीर आखुर का पद दिया, और बाद में मलिक याकूत रजिया का विशेष कृपा पात्र बन गया और हर समय रजिया के साथ ये रहता था। ठीक है, उसके बाद रजिया के व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया अधिकारियों दरबारियों में कि रजिया जो है उन लोगों का वैल्यू देने वाली नहीं है। इधर उलेमा पर भी रजिया से नाराज थे, है ना। तो ये सब लोग जो लोग नाराज थे उन सब लोगों ने मिलकर एक चाल चला। चाल क्या चला कि सबसे पहले उन लोगों को पता था कि रजिया हम लोग के चाल में नहीं फंसेगी। रजिया को यदि फंसाना है, मारना है, हराना है, तो रजिया जिस पर विश्वास करती है उन लोगों को अपने पक्ष में करना होगा। इसलिए उन लोगों ने जो है मलिक एतगिन और अल्तुनिया दोनों लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। अल्तुनिया के जो रजिया के जो विरोधी लोग थे ना, उन लोगों ने मिलकर मलिक एतगिन को और अल्तुनिया को दोनों को अपने पक्ष में कर लिया और एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा कि क्या करना है कि कहीं विरोध करवा देना है। दिल्ली में तो विरोध करते तो फिर दिल्ली की जनता रजिया के साथ थी, ठीक है ना। ऐसे परिस्थिति में दिल्ली से बाहर किसी भी तरह रजिया को ले जाना है, ठीक है। तो इसके लिए
मोहरा बनाया गया कबीर खां। एक नाम और आया कबीर खां। ये जो कबीर खां था ये लाहौर का इक्तादार था, लाहौर का इक्तादार था। ठीक है, तो कबीर खां को मोहरा बनाया गया कि कबीर खां तुम लाहौर में विरोध कर देना। मतलब ये कहना कि रजिया हम तुम्हारे अधीन नहीं है, अपनी स्वतंत्रता ये करना। और रजिया जैसे तुम पर अटैक करेगी हम लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आएंगे और वहीं पे रजिया को मार दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस षड्यंत्र में एतगिन अल्तुनिया दोनों साथ था। जैसे कबीर खां की विरोध का समाचार मिला, रजिया जो है एकदम वायु तूफान से भी तेज गति से कबीर खां पर अटैक करके कबीर खां को परास्त कर देती है और उससे लाहौर की इक्तादारी छीनकर और वापस दिल्ली भी आ जाती है। षड्यंत्रकारी सोचते रह गए मदद करने के लिए, पहले रजिया ने यह काम माने देखते देखते कर देती है। षड्यंत्रकारियों को समय ही नहीं मिलता है। इस तरह रजिया की एक जबरदस्त विजय जो है कबीर खां और उसके दुश्मनों पर हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में षड्यंत्रकारी शांत नहीं बैठते हैं, कहते हैं ना ना ऐसे नहीं होगा, चलिए एक असफल हुआ तो क्या हुआ, अब दूसरा मोहरा खोजते हैं। तो दूसरा मोहरा बनाया जाता है किसको, अल्तुनिया को। जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्तुनिया का कहां का, भटिंडा का इक्तादार बनाया था, इसको रजिया ने खुद बनाया था अल्तुनिया को। तो अल्तुनिया को चढ़ाया जाता है कि अल्तुनिया तुम अब विरोध करना और पक्का हम लोग सही समय पे निश्चित रूप से आइए जाएंगे। ठीक है, इस तरह और अल्तुनिया विरोध कर देता है। अल्तुनिया का विरोध जो है कबीर खां के विरोध के मात्र 10वें दिन ही हो गया था। मतलब रजिया अभी अभी दिल्ली आई थी। इतिहासकार लिखते हैं गर्मी का महीना था, रोजा चल रहा था। ऐसे परिस्थिति में सब लोग का हिम्मत टूट जाता, लेकिन रजिया ने उस गर्मी की परवाह किए बिना वो जो है फिर से सेना तैयार की और भटिंडा की ओर आगे बढ़ गई। वो जैसे दिल्ली छोड़ी, सबसे पहले षड्यंत्रकारियों ने रजिया के जो सबसे विशेष पात्र था, इसका नाम बताए थे आप लोगों को, मलिक याकूत। मलिक याकूत इसकी हत्या कर देता है सब सारे षड्यंत्रकारी मिलके। क्यों? क्योंकि यदि मलिक याकूत की हत्या कर दिया जाएगा तो दिल्ली से रजिया का संबंध टूट जाएगा और विशेष परिस्थिति में अगर सेना को दिल्ली से भेजना भी होगा तो याकूत नहीं भेज पाएगा। ठीक है ना, इसलिए षड्यंत्रकारियों ने क्या करते हैं कि मलिक याकूत को मार देते हैं और रजिया का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह है ना, इनको जो है शासक घोषित कर दिया जाता है। इधर रजिया अल्तुनिया के साथ युद्ध होता है जिसमें रजिया जो है परास्त हो जाती है। अल्तुनिया उसको पकड़कर गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है, कैद कर देता है। उसके बाद सारे षड्यंत्रकारी जो हैं दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। अब शुरू होता है बंटवारा पदों का। जो पदों का बंटवारा होता है उसमें एतगिन को एक नया पद बनाया जाता है जिसका नाम है नाइब। मोस्ट भी ये ध्यान में रखिएगा, पहली बार नाइब का पद किसको दिया गया, एतगिन, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री है ना। तो जो नाइब का मतलब सुल्तान का जो दाहिना हाथ होगा वो नाइब होगा और नाइब का पद किसको दे दिया गया, इस षड्यंत्रकारी को, एतगिन को दे दिया गया। इससे अल्तुनिया काफी नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मनचाहा पद नहीं मिलता है। वह उदास मुंह लेकर के जो है भटिंडा लौटता है ना। रजिया को सब खबर पहले से मिल चुका रहता है, रजिया कैद में थी है ना। तो रजिया ने जो है एक चाल चला, उसने अल्तुनिया को फंसा लिया। देखी कि अल्तुनिया नाराज है तो उसने अल्तुनिया को फंसा लिया और उस फंसा ही नहीं लिया बल्कि शादी भी कर ली अल्तुनिया के साथ। पूछता है रजिया का पति कौन था, तो अल्तुनिया था। अल्तुनिया के साथ उसने शादी कर ली और उसके बाद जो है ये दोनों लोग मिल करके जो है दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए। लेकिन जो है क्या बोलते हैं कि इन लोग युद्ध होता है और इस युद्ध में अल्तुनिया और रजिया की संयुक्त सेना जो है परास्त होती है। फिर वो लोग किसी तरह जान बचा के भागते हैं और रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है कैथल, जो आज के समय में हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसी कैथल नामक स्थान पर 13 अक्टूबर 1246 ईस्वी को कुछ डाकुओं ने
ध्यान दीजिएगा, कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया का वध कर देते हैं, मार देते हैं, हत्या करती है। इस तरह रजिया का शासन 4-4.5 साल के अंदर ही समाप्त हो जाता है। अब यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि रजिया असफल क्यों हो गई, जबकि उसके पिता ने उसमें इतनी योग्यता देखा था कि उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो रजिया नो डाउट अपने सारे भाइयों में योग्य थी, शासन प्रशासन में कुशल थी, लेकिन महिला थी। तो रजिया का स्त्री होना, जैसा कि मिनहाजुस सिराज कहते हैं, इतिहासकार हैं मिनहाजुस सिराज, कि रजिया का स्त्री होना उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण था। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यदि रजिया स्त्री ना होती, पुरुष होती, तो शायद जो गुलाम वंश का शासन था, जो इतिहास है, कुछ और आज हम लोग को पढ़ने को मिलता। लेकिन रजिया चूंकि स्त्री थी, इसलिए उलेमा, सामंत, इक्तादार कोई साथ उसका नहीं दिया और षड्यंत्र करके एक तरह से रजिया को परास्त कर दिया और फाइनली रजिया का हत्या जो है कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने कर दिया। चलिए, इस तरह से ये रजिया का इतिहास था, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बार बार सुनिए। इससे संबंधित कोई सवाल है आप जरूर बनाइए, हम एक वीडियो और बनाएंगे, जैसा आप जानते हैं 2-4 दिन में देखते हैं, और उसके बाद उसमें जितना रजिया संबंधित सवाल होगा सारा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।